हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल कंटेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे सुरेंद्र की सिसरली की बुक की हिंदी में ये समरी है। तो इसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो साइकोलॉजी के हुए हैं या साइकोलॉजी की हिस्ट्री भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि मॉडर्न इंडिया के बारे में है। तो इसमें हम इसके पॉइंट्स को पढ़ेंगे। मनोविज्ञान जैसा कि मुख्य धारा या यूरो अमेरिकी विद्वानों की परंपरा में अध्ययन किया गया था, पहली बार विश्वविद्यालय में पेश किया गया था। सर बिजेंद्र नाथ सील एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने 1905 में प्रायोगिक मनोविज्ञान के लिए पहला पाठ्यक्रम आकर्षित किया था। भारत में पहला मनोविज्ञान विभाग औपचारिक रूप से 1916 में शुरू किया गया था और डॉक्टर एन सेन गुप्ता, जो कि ह्यूगो मुंसबर्ग के साथ में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित हुए थे और विलियम वुड के छात्र थे, वो इसके पहले अध्यक्ष थे। 1929 में सेन गुप्ता लखनऊ विश्वविद्यालय में चले गए और प्रोफेसर गिरिंद्र शेखर बोस ने उन्हें काफ़ी सफलता दिलाई थी। प्रोफेसर बोस, जिनका नाम पूरा गिरिंद्र शेखर बोस था, वो फ्रायड के साथ निकटता से जुड़े हुए थे और 1922 या 1922 में इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसने 1947 में अपनी पत्रिका समीक्षा प्रकाशित करना शुरू किया था। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको आप याद रखना। इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1922 में। भारत में इन्होंने दमन पर काम किया और मनोविज्ञान में पहले डॉक्टर से सम्मानित किया गया। विभाग ने 1938 में एक लागू मनोविज्ञान विंग यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी विंग शुरू किया था। मैसूर और पटना विश्वविद्यालय में भी मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम शुरू किया गया। डॉक्टर एम.वी. गोपाल स्वामी लंदन विश्वविद्यालय में चार्ल्स स्पीयरमैन के साथ प्रशिक्षक थे और अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक मैसूर विभाग के प्रमुख थे। पटना विश्वविद्यालय में एच.पी. मेहती ने मनोविज्ञान अनुसंधान की सेवा द इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड सर्विस को शुरू किया था। प्रोफेसर एस.एम. मोहसिन ने पटना में नेतृत्व प्रदान किया और बड़ी संख्या में मनोवैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया गया। 1960 के दशक के प्रारंभ में कई नए विश्वविद्यालय विभाग स्थापित किए गए और धीरे धीरे मनोविज्ञान के लागू क्षेत्रों में लागू क्षेत्र प्रबंधन यानी कि अप्लाइड एरिया में मैनेजमेंट, शिक्षक प्रशिक्षण, रक्षा, बाल विकास, संचार, अध्ययन आदि के संस्थानों में बढ़ावा मिला। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या जिसको हम बोलते हैं IPA की स्थापना 1925 में हुई थी, जिसने इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल लॉन्च किया। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखने वाला इवेंट है। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1925 में और इंडियन साइको एनालिटिक की स्थापना कब की हुई थी? 1922 में। 1940 में कलकत्ता में लुम्बिनी पार्क मानसिक अस्पताल की स्थापना की गई। 1945 में रक्षा अनुसंधान में एक मनोविज्ञान विंग की स्थापना की गई, जो 1949 में भारत में रक्षा विज्ञान संगठन का हिस्सा बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1955 में बेंगलोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस खोला गया। तो निम्हांस की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। और अगर निम्हांस की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी या IAAP की स्थापना 1962 में हुई थी। 1962 में रांची में मानसिक रोगों के लिए एक अस्पताल की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का गठन 1968 में हुआ था और 1989 में एक पेशेवर निकाय नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी NOP की स्थापना की गई थी। 1997 में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान NBRC की स्थापना या नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना हरियाणा के गुड़गांव में हुई थी। 2003 या 2003 में NOP द्वारा भारतीय मनोविज्ञान के पांडिचेरी मैनिफेस्टो को अपनाया गया था। 2009 में NOP के जनरल साइकोलॉजिकल अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय हो गए और स्प्रिंगर के साथ मिलकर प्रकाशन शुरू किया गया। 2002 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संज्ञानात्मक विज्ञान का एक केंद्र भी स्थापित किया गया था। तो ये मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनको कि आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि आप जो नेट का सिलेबस है मनोविज्ञान का, उसमें हिस्ट्री के बारे में भी पूछते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। समरी ऑफ द बेसिक आइडियाज बिहाइंड द 7 मॉडर्न पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के कुछ मॉडर्न पर्सपेक्टिव हैं जिनको आप सभी जानते हैं, जैसे कि साइकोडायनेमिक, बिहेवियर, ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव, सोशियो कल्चर, बायोसाइकोलॉजी और इवोल्यूशनरी। तो इनके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। आगे डिटेल में ये हिंदी में ही प्रोवाइड करूंगी, इस लेसन में तो नहीं, नेक्स्ट में, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इसमें इंग्लिश में ही थोड़ा फोकस कर लेते हैं। साइकोडायनामिक को दिया था फ्रायड ने, जो कि फ्रायड की थ्योरी के ऊपर बेस है और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो है कि ये रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, इन्फ्लुएंस और कॉन्शियस बिहेवियर पर, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर,
डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ के ऊपर और अदर मोटिवेशंस के ऊपर इसमें फोकस किया जाता है। उसके बाद आता है बिहेवियर जो बेस्ड है जेबी वॉटसन और बीएफ स्किनर के काम के ऊपर। इसमें जो है वो बिहेवियर रेस्पॉन्स के ऊपर और जो चीज़ें हम सीखते हैं क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू, इसमें उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर बात करें हम ह्यूमनिस्टिक की, तो ह्यूमनिस्टिक को हम जो टू पियोनियर्स थे वो थे कार्ल रॉजर्स और एब्राहम मैस्लो, और इन्होंने फोकस किया है इसमें जो ह्यूमन पोटेंशियल है, फ्री विल है और पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और उसके बाद आता है कॉग्निटिव, और ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कॉग्निशन के अंदर जो हमारी मेमोरी है, इंटेलिजेंस, परसेप्शन, थॉट प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज एंड लर्निंग के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया जाता है। अब अगर हम बात करें मनोविज्ञान में फोर्सेस के बारे में, जैसे कि फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स, थर्ड फोर्स, तो फर्स्ट फोर्स है हमारा साइकोडायनामिक, सेकंड बिहेवियर और थर्ड है ह्यूमनिस्टिक। तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि ब्रीफ में ही इनके बारे में बताया गया है इसमें। उसके बाद अगर साइकोलॉजी में मॉडर्न पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो 3 हो जाते हैं। एक है सोशल कल्चर। सोशल कल्चर में किसी के भी व्यवहार के ऊपर जो कि उसके सोसाइटी में उसके बिहेव के ऊपर होता है, इसमें उस के ऊपर फोकस किया गया है। रियल और इमेजिनेशन ये हो सकती है, और ये पार्ट ऑफ ग्रुप हो सकता है इसमें, और एज ए लार्ज कल्चर के रूप में पीपल किस तरह से व्यवहार करते हैं ये इससे संबंधित होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी में हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स के ऊपर, हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, केमिकल्स, डिसीज, ईटीसी, ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को इसमें डायरेक्ट रिजल्ट के थ्रू यानी कि बॉडी से रिलेटेड करके इसमें देखा जाता है। उसके बाद आता है इवोल्यूशनरी में जो है वो बायोलॉजिकल बेसिस के ऊपर होता है, जो यूनिवर्सल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि हम किस तरह से अट्रैक्टिवनेस से इन्फ्लुएंस होता है हमारा मेटा सिलेक्शन हमारा है, यूनिवर्सिटी ऑफ फियर क्या है, और किस तरह से हम इंजॉय करते हैं थिंग्स को, जैसे कि म्यूजिक एंड डांसेस। तो इसके अंदर इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद आता है साइकोलॉजी प्रोफेशनल एंड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो साइकोलॉजी के प्रोफेशनल एरिया और स्पेशलाइजेशन कौन कौन से हैं? एक तो हमारा हो जाता है साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक और साइकियाट्रिक सोशल वर्कर। साइकोलॉजिस्ट होता है वो, उसको एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसको डॉक्टरेट डिग्री मिली होती है साइकोलॉजी में, जैसे कि पीएचडी, साइक डी, ईडी, और अदर वर्क होता है जो उसका वो ह्यूमन और एनिमल्स के ऊपर होता है, और इसी एरिया में उसका स्पेशलाइजेशंस भी होता है। ज़्यादातर जो ये टिपिकली होते हैं, मतलब ये इस तरह के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सिर्फ टॉक थेरेपी या जो साइकोलॉजी में थेरेपी यूज़ की जाती है उनके थ्रू जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दे सकते। उसके बाद जो आता है साइकियाट्री, यानी कि साइकोलॉजी प्लस मेडिसिन जब मिल जाता है तो उसको हम मेडिकल जब मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं साइकियाट्री। साइकियाट्रिक में मेडिकल डॉक्टर जैसे एमडी और डीओ होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यानी कि दवाइयाँ भी दे सकते हैं और सर्जरी वगैरह भी कर सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं साइकियाट्रिक। साइकियाट्रिक सोशल वर्कर जो होते हैं कि जिनका एरिया जो है वो सोशल वर्क से है, यानी कि जिनको एमएसडब्ल्यू की ट्रेनिंग मिली होती है और अदर तरह के जो प्रोफेशनल लाइसेंस और प्रैक्टिस होते हैं जैसे कि LCSW मिला होता है, वो होते हैं हमारे साइकियाट्रिक सोशल वर्कर। तो अब दो तरह की रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या होती है? बेसिक रिसर्च में हम क्या करते हैं, सिर्फ वैज्ञानिक ज्ञान के प्राप्त करने के लिए रिसर्च करते हैं, यानी कि बेसिक रिसर्च में हम सिर्फ नॉलेज के लिए रिसर्च करते हैं। जबकि जो हमारा अप्लाइड रिसर्च का एरिया होता है उसके अंदर व्यवहारिक समस्याओं का जवाब देने के लिए या उनका समाधान ढूंढने के लिए रिसर्च की जाती है। यानी कि बेसिक रिसर्च सिर्फ नॉलेज के लिए, और जो अप्लाइड रिसर्च है उसमें हम समस्याओं का समाधान करने के लिए रिसर्च करते हैं। डिफरेंट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी के अलग अलग फील्ड्स के बारे में, जो कि जिनको आपको ब्रीफ में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम मानसिक विकारों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अंदर विकारों का निदान किस तरह से करना है, उनके कारण क्या है, उनका उपचार किस तरह से किया जाता है, इन सब चीज़ों का पता लगाया जाता है। और इससे संबंधित 2 विशेषज्ञ होते हैं, स्वास्थ्य मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान। उसके बाद आता है काउंसलिंग एंड गाइडेंस। काउंसलिंग और गाइडेंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट लोकप्रिय अप्लाइड एरिया है जो लोगों को व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने में मदद करता है। समायोजन और कैरियर की पसंद के मुद्दे। ह्यूमन डेवलपमेंट उसके बाद आता है, ये शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक में जीवन काल के परिवर्तनों का पता लगाता है और लोगों की व्यक्तित्व और सामाजिक कार्यप्रणाली के बारे में भी ये पता लगाता है। उसके बाद आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। यह मुख्य रूप से स्कूल सेटिंग में शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं से संबंधित है। क्लासरूम व्यवहार और शिक्षकों के साथ प्रभावी बातचीत फोकस के मुख्य क्षेत्र हैं। स्कूल
मनोविज्ञान का एक संबंधित क्षेत्र भी विकसित हुआ है। उसके बाद आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो कि एक नया क्षेत्र है और ये आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस भी किया जाता है। यह मनोविज्ञान का एक मुख्य क्षेत्र है जो बुनियादी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे स्मृति, सोच, तर्क, भाषा और निर्णय लेने का अध्ययन करता है। यह संज्ञानात्मक विज्ञान से निकटता से संबंधित है। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, औद्योगिकरण के प्रभाव में कार्यस्थल पर जीवन की गुणवत्ता एक प्रमुख चिंता बन गई है। इसी समय भर्ती, प्रशिक्षण, प्रेरणा, प्रदर्शन, मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी का उपयोग महत्वपूर्ण चिंताएं बन गई हैं। वे संगठन के उत्पादन और प्रदर्शन को प्रदर्शित करती हैं। उसके बाद है सोशल साइकोलॉजी। यह सामाजिक संदर्भ में व्यवहार से संबंधित है और सामाजिक व्यवहार के विभिन्न रूपों जैसे सहयोग, पूर्वाग्रह, संघर्ष, नेतृत्व, अंतर समूह, संबंध समूह संघर्ष आदि की पड़ताल करता है। व्यक्तिगत व्यवहार पर सामाजिक कारकों के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। अप्लाइड सामाजिक मनोविज्ञान का संबंधित क्षेत्र शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों से सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोगों पर केंद्रित है। उसके बाद आता है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। यह विशेषज्ञता व्यवहार के विकास और जैविक आधार और व्यवहारों के संबंधों की जांच करता है। उसके बाद है क्रॉस कल्चर एंड इंडिजीनियस साइकोलॉजी। क्रॉस सांस्कृतिक विकास यूरो अमेरिकी मनोविज्ञान से अवधारणा और विधियों को अपनाने और लागू करने में कठिनाइयां और ध्यान आकर्षित करता है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को आकार देने में संस्कृति की भूमिका का इसका विशेष अध्ययन किया जाता है। वे इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि अर्थ और व्यवहार न केवल संस्कृति में भिन्न होते हैं बल्कि संस्कृति में निहित भी होते हैं। और सबसे लास्ट में आता है पॉजिटिव साइकोलॉजी। मानवीय शक्ति और सद्गुणों पर जोर देने की कोशिश करता है जो सकारात्मक और कल्याण में योगदान करते हैं। जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देने में सकारात्मक भावना, प्रामाणिकता, खुशी, रचनात्मकता आदि की भूमिका की भी जांच की जाती है। उसके बाद है स्टेप इन द साइंटिफिक अप्रोच। अब ये साइंटिफिक अप्रोच के कुछ जो स्टेप्स हैं उनको जान लेते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स में कौन कौन से स्टेप यूज किए जाते हैं। सबसे पहले तो आता है परसीविंग द क्वेश्चन अबाउट एम्पेरिकल इवेंट्स, यानी कि सबसे पहले हमारे मन में जो क्वेश्चन है या हम जिसको प्रॉब्लम बोलते हैं हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके बाद आता है फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, जो कि एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है इवेंट के बारे में, उसको बनाया जाता है। उसके बाद हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होता है जिसको कि हम कलेक्टिंग डाटा और एनालाइजिंग रिजल्ट के माध्यम से पूरा करते हैं। उसके बाद आता है ड्राइविंग कंक्लूजन अबाउट इन्वेस्टिगेशन सेक्शन और फेलियर और टू एक्सप्लेन इवेंट। सबसे लास्ट में हम जो हमारा रिजल्ट है उसको रिपोर्ट करते हैं और कि ये इस तरह से क्या है, क्यों है और हाउ है, ये इसके अंदर बताया जाता है और इसमें हम रेप्लिकेशन भी करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में भी ये होते हैं, लेकिन अगर इन ब्रीफ हम बोले तो सबसे पहले प्रॉब्लम, उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, कंक्लूजन और सबसे बाद में रिपोर्टिंग। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा लेसन कैसा लगा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।